हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का 8th लेक्चर है और सरफेस टेंशन का 3rd लेक्चर है। इसमें हम सरफेस टेंशन को डिस्कस करेंगे। पहले 2 लेक्चर सरफेस टेंशन के हो चुके हैं, तो आप पहले उनको देखें और उसके बाद इसको देखना। तो आप इसमें सरफेस टेंशन की हम कुछ आज पहले एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक? तो देखिए, एक हम वायर का एक सर्कुलर फ्रेम बना लें। जैसे मान लीजिए ये भी एक सर्कुलर शेप में है, जैसे ये आपका सर्कुलर शेप में है। एक वायर का, थिन वायर का ऐसे एक फ्रेम बना लो सर्कुलर। सर्कुलर फ्रेम बनाकर उसमें एक सोप सॉल्यूशन की फिल्म बना ली। ये हमारा वायर का सर्कुलर फ्रेम है, ठीक? इस सर्कुलर फ्रेम में सोप सॉल्यूशन की एक फिल्म बना लो, ठीक? और उसमें एक थ्रेड को, यहाँ पर थ्रेड हम इसको फिक्स कर ले रहे हैं और थ्रेड को किसी भी सिचुएशन में, यानी कि सिमेट्रिकल पोजीशन में, यानी सर्कुलर ना हो, ऐसे थ्रेड को डाल दीजिए, ठीक? तो ये हमने यहाँ पर थ्रेड को फिक्स कर रखा है। फिक्स आप नहीं भी कर सकते हैं डायग्राम में। सोप सॉल्यूशन इस थ्रेड के अंदर भी है और बाहर भी है, ठीक? और ये शेप सर्कुलर है। एक ऑलपिन या किसी से भी इस अंदर की जो फिल्म है उसको ब्रेक कर दो। तो जब अंदर की फिल्म को ब्रेक करते हैं तो ये सर्कुलर शेप में आ जाती है। जब अंदर की फिल्म को हम ब्रेक करते हैं, इसके अंदर ये जो हमने डिसेप्ड बना रखी है सर्कुलर वायर का, इसके अंदर की फिल्म को अगर ब्रेक करते हैं तो ये एकदम सर्कुलर हो जाएगी, ठीक? अंदर की फिल्म ब्रेक हो चुकी है, केवल अब यहां पर बाहर को फिल्म है। इसमें सरफेस टेंशन के ड्यू टू बाहर की तरफ को ऐसे फोर्स लगता है, ठीक? हमने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था इसके पुराने लेक्चर में कि अगर आपको एक फिक्स लेंथ का वायर दे दिया जाए, जैसे ये कोई वायर मान लें और इसकी लेंथ फिक्स है, इससे आप स्क्वायर बनाएं किसी भी साइड का, ठीक? जैसे मान लीजिए आपका 10 सेंटीमीटर लेंथ है, तो जो स्क्वायर बनाएंगे वो 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनेगा, ठीक? ऐसे रेक्टेंगल बनाएं किसी साइज का और सर्किल बनाएं, तो जो सर्किल का एरिया होता है वो मैक्सिमम होता है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जो सर्किल का एरिया होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक? ऐसी सिचुएशन में यहां पर ध्यान दें, ये जो सर्किल बना है इसका एरिया मैक्सिमम है, तो बाहर जो फिल्म है उसका एरिया मिनिमम होगा, ठीक? आपको हमने बता रखा है कि सरफेस टेंशन में कि जो सरफेस होते हैं वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की ट्राई करते हैं, जिससे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो सर्किल का एरिया मैक्सिमम होगा। ये हमें फिर एरो लगा के यहाँ लिख दे रहे हैं, ये थ्रेड है, ठीक? और यहाँ पर अंदर भी फिल्म है, बाहर भी फिल्म है। अंदर की फिल्म को ब्रेक कर दिया, अब केवल बाहर की फिल्म रह गई है, ठीक? सोप सॉल्यूशन की। और ये थ्रेड रखा हुआ है, ये सर्कुलर फॉर्म में रहेगा। सर्किल का एरिया गिवन पेरीमीटर के लिए, यानी कि गिवन लेंथ के लिए मैक्सिमम होता है। नोट करें, टेक ए रिंग ऑफ वायर, टेक ए रिंग ऑफ वायर एंड डिप इट इनटू ए सोप सॉल्यूशन, एंड डिप into a soap solution. When the ring is taken out, a soap film is formed. सोप सॉल्यूशन की फिल्म बन जाएगी अंदर, ठीक? प्लेस ए लूप ऑफ थ्रेड ऑन द सोप फिल्म, एक थ्रेड का लूप सोप फिल्म पर रख दीजिए, ठीक? इफ द फिल्म इनसाइड द लूप इज ब्रोकन बाय ए निडल, द थ्रेड इज रेडियली पुल्ड by the film surface outside and it takes a circular shape. Thread is radially pulled by the film surface outside and it takes a circular shape. Shape हमने दिखा दी circular है. For a given perimeter, circle has maximum area. Hence, outside film acquire minimum area. For a given perimeter, circle has maximum area. Hence outside film acquire minimum area, ठीक? तो पिन को लगाने के बाद इसका ये शेप सर्कुलर हो जाएगा। अब आप दूसरी चीज देखें,
जैसे आलपिन होती है या कोई भी चीज़, आप उसको वाटर के सरफेस पर ब्लॉटिंग पेपर लेकर उसको ऐसे रखिए ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर। जैसे ये हमारा मान लीजिए ब्लॉटिंग पेपर है, ठीक, सोख्ता कहते हैं उसे हिंदी में। ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर ये निडल रखिए तो ब्लॉटिंग पेपर जो है वो डिप हो जाएगी पानी के अंदर वेट होने के बाद। लेकिन ये जो निडल है वो अगर हल्की है तो कभी कभी वो वाटर के सरफेस पर रुकी रहती है, ठीक। ऐसी सिचुएशन में अगर हम निडल का क्रॉस सेक्शन देखें, ये निडल का क्रॉस सेक्शन बनाया हमने है, तो वाटर का जो सरफेस यहाँ पर है वो ऐसे टेंजेंशियली होगा। तो यहाँ पर टेंजेंशियली फोर्स, सरफेस टेंशन का फोर्स हमने टी लिया है, टी अपवर्ड लगेगा और डाउनवर्ड mg लगेगा। अगर ये एंगल थीटा ले लें और ये भी थीटा ले लें, ये निडल है, ठीक। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, 2t cos थीटा इज इक्वल टू mg। t cos थीटा के हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर लेंगे। समझ गए होंगे आप बात को। थोड़ा 2 लाइन नोट कर दें, उसमें लिख दें फ्लोटेशन ऑफ निडल ऑन वाटर। डायग्राम बना लेना, फ्लोटेशन ऑफ निडल ऑन वाटर, ठीक है ना। लिखिए, इफ वी प्लेस ए थिन निडल, if we place a thin needle on the piece of blotting paper and put the paper on the surface of water, blotting paper will sink to the bottom while needle will remain floating on the surface. needle वहीं पर फ्लोट करती रहेगी। This happens due to surface tension। बाकी आप यहाँ पर टी के दिखाकर डायग्राम और टी के कंपोनेंट करके और इसको बैलेंस कर दें। यहाँ पर लिख दें एट बैलेंस कंडीशन। ये आप नोट कर सकते हैं पेपर में कि टी के कंपोनेंट लीजिए, वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस करेंगे और हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, और कुछ एग्जाम्पल आप सरफेस टेंशन के नोट करें। लिखिए, द एंड्स ऑफ glass tube becomes rounded on heating। अगर हम कोई ग्लास की ट्यूब ले लें, जैसे ये है, आप एक्सपेरिमेंट में करते हैं और इसको हीटअप करें, ठीक, बर्नर से, तो जब हीटअप करेंगे तो ये जो कार्नर होता है ये राउंड शेप ले लेता है, क्योंकि आपको बताया गया है कि गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। इसका मीनिंग है कि आपको एक सर्टेन वॉल्यूम का मटेरियल दे दिया जाए और उससे आप क्यूब बनाएं, कोन बनाएं, सिलेंडर बनाएं, स्फीयर बनाएं, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है, ठीक। इसलिए स्फेरिकल शेप को वो गेन करता है। नेक्स्ट लिखें, स्मॉल ड्रॉप ऑफ मरकरी आर स्फेरिकल while large one are flat। यानी अगर बड़ा ड्रॉप होगा तो वो फ्लैट हो जाता है, लेकिन जो स्मॉल ड्रॉप होते हैं उसमें कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस टेंशन का फोर्स लगने की वजह से हमने अभी आपको बताया कि स्फेरिकल बॉडी अपना मिनिमम एरिया एक्वायर करने की ट्राई करती है, इसलिए जो स्मॉल ड्रॉप हैं वो स्फेरिकल हो जाते हैं। और जो बड़ा ड्रॉप होगा, यानी कि ये ड्रॉप छोटे छोटे, ये स्फेरिकल होंगे, लेकिन अगर बड़ा ड्रॉप कर दोगे तो फ्लैट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन के अलावा वेट mg भी डाउनवर्ड लगता है और वेट की वजह से वो फ्लैट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें। इसी तरह से लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ लेड शॉट्स। कांच की गोली बनाते हैं कंचे, तो उनको जो फॉर्मेशन करते हैं तो उसको लिक्विड में चेंज करके और वाटर पर उसको डालते हैं ऊपर से। तो जैसे ही वाटर पर डालते हैं, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो कूल हो जाएगा, लेकिन वो स्फेरिकल शेप को गेन कर लेता है। आप हर जगह इस टाइप की जो थ्योरी है उसमें जरूर लिख कर आए कि फॉर गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया, सभी में लिख दें, इसलिए वो स्फेरिकल शेप गेन कर लेता है। नेक्स्ट लिखें, स्प्रेइंग रिजल्ट इन कोल्डनेस।
जब आप स्प्रे करते हैं तो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स बन जाते हैं। हमने सेकंड लेक्चर जो सरफेस टेंशन का था उसमें न्यूमेरिकल लगाए हैं कि ड्रॉप को अगर हम ब्रेक कर दें तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, वर्क डन चाहिए होता है, तो वो ये एनर्जी लेता है, वो सिस्टम से ले लेता है, सिस्टम यानी लिक्विड से। तो इसलिए वो लिक्विड के ड्रॉप जो आपको फील होते हैं उनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इसलिए वो कोल्ड हो जाते हैं, कूल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखिए बिगर बबल्स कैन बी फॉर्म्ड, बिगर बबल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय फ्रॉम सोप सोल्यूशन। जो बड़े बबल होते हैं वो सोप सोल्यूशन से बनाए जा सकते हैं, लेकिन वाटर से नहीं बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोप सोल्यूशन का जो सरफेस टेंशन है वो कम होता है, इसलिए बड़ा बबल होगा तो सरफेस टेंशन की वजह से उसमें अंदर भी प्रेशर लगता है ना, कम सरफेस टेंशन होता है। ध्यान रखना, जब सोप सोल्यूशन मिला देंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। अभी पॉइंट नोट कराएंगे जिनमें सरफेस टेंशन का चेंज कैसे होता है अदर पैरामीटर के साथ। तो सरफेस टेंशन जो सोप सोल्यूशन है उसका सरफेस टेंशन कम होता है, इसलिए उसके बड़े बबल बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो वो उसमें नोट करें जरा, लिखिए बिगर बबल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम सोप सोल्यूशन देन फ्रॉम वाटर। लिखिए बबल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्योर वाटर ब्रेक्स एट ए वेरी अर्ली स्टेज due to surface tension. The soap solution has smaller surface tension, so bigger bubbles of solution can be formed. ठीक इसी तरह से ध्यान रखना कि जो आप जो कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, उनकी जब वॉशिंग करते हैं तो साबुन सोप को मिला देते हैं। उससे क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिससे वो जो क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, उनके अंदर तक वाटर जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है। क्योंकि सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर तक वो पेनिट्रेट नहीं करेगा। जो सोप सोल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो निडल टाइप में होते हैं और वो डस्ट पार्टिकल को वहाँ से उनमें अट्रैक्शन होता है, उनको बाहर खींच लाते हैं। ठीक, तो और अगर हीटअप कर देंगे तो सरफेस टेंशन और कम हो जाता है, जिससे वॉशिंग और इजीली हो जाती है। सरफेस टेंशन कम होगा तो किसी भी बॉडी में वो अंदर तक उसको एंटर कर सकता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जनरल लाइफ के, वो सरफेस टेंशन के आप ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद आप नोट करें सरफेस टेंशन किस किस पर डिपेंड करता है। देखिए सरफेस टेंशन डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, केवल नेचर पर डिपेंड करेगा। It is independent of the area of the surface and length of line considered. जो आपने सरफेस टेंशन का फार्मूला लिखा है फोर्स अपॉन लेंथ, उसमें वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। आप लाइन को बढ़ा देंगे फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक, केवल लिक्विड की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक, अदर पैरामीटर टेम्परेचर वगैरह भी हैं, उनको हम आपको नोट कराते हैं। और हमने बता दिया ये स्केलर क्वांटिटी है सरफेस टेंशन, इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। अब आप लिखें इफेक्ट्स ऑन सरफेस टेंशन, इफेक्ट्स ऑन सरफेस टेंशन। लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वैसे अभी बताया टेम्परेचर को बढ़ाने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। लिखिए इट इज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नीचे लिखें surface tension of liquid decreases with rise in temperature and zero at critical temperature when interface between liquid and vapor disappear। अगर किसी वाटर को आप बहुत देर तक हीटअप करेंगे और वो बॉइल्ड होने के बाद उसके ऊपर वेपर की बनने लगती है और जब उसका इंटरफेस डिसअपीयर हो जाएगा तब सरफेस टेंशन क्रिटिकल स्टेज में 0 हो जाएगा। अदरवाइज टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। सेकंड पॉइंट लिखें, हमने नोट किया है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर एंड 0 एट क्रिटिकल टेम्परेचर व्हेन इंटरफेस बिटवीन लिक्विड एंड वेपर डिसअपीयर। दूसरा लिखा है इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेशन, इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन का मतलब इम्प्योरिटी मिलाना है। देखिए सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद इम्प्योरिटी, ब्रैकेट में लिखते हैं डस्ट पार्टिकल, ब्रैकेट में लिखा है डस्ट पार्टिकल। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद इम्प्योरिटी। थर्ड पॉइंट लिखा है इफेक्ट ऑफ सोल्यूट, यानी कोई चीज बाहर से मिला दें। लिखिए हाईली सोल्यूबल इम्प्योरिटी,
जैसे सॉल्ट है, हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटी सॉल्ट, जैसे नमक मिला दें वाटर में, इंक्रीजेस सरफेस टेंशन, सॉल्ट को मिलाने पर सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। एंड लाइटली सॉल्युबल, जैसे सोप, साबुन, सोप, डिक्रीजेस सरफेस टेंशन, लाइटली सॉल्युबल ब्रैकेट में सोप डिक्रीजेस सरफेस टेंशन लिखा। ये इफेक्ट है मिक्सचर का। नेक्स्ट पॉइंट में फिर लिख दें, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिफिकेशन, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिफिकेशन। एक और पॉइंट नोट करें, दोज फैक्टर विच इंक्रीजेस कोहेसिव फोर्स, दोज फैक्टर्स विच इंक्रीजेस कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस सरफेस टेंशन, यानी जो कोहेसिव फोर्स को बढ़ा देते हैं वो इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेस सरफेस टेंशन। एंड दोज डिक्रीजेस कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस सरफेस टेंशन, डिक्रीजेस सरफेस टेंशन। ठीक, आप इफेक्ट को समझ चुके हैं। इसके बाद आप हेडिंग डालें, शेप ऑफ मेनिस्कस। मेनिस्कस की शेप का मीनिंग है कि जैसे आपने यहां पर, पहले आप इसको समझ लें, ये ग्लास की प्लेट है, ग्लास प्लेट, और यहां पर आपने वाटर रख दिया। ठीक, तो जो मॉलिक्यूल्स यहां पर टच में होंगे उन पर फोर्स जो लगेगा वो एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स का लगेगा, वो कोहेसिव फोर्स होगा। कोहेसिव फोर्स को हमने Fc लिख दिया है। और एक अधेसिव फोर्स होगा। हम इस केस में जब ग्लास और वाटर होता है, ये वाटर है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, इसको कोहेसिव फोर्स को Fa लिख दिया। यहां पर लिख देना Fc कोहेसिव, ये अधेसिव फोर्स, और Fa अधेसिव फोर्स। तो अधेसिव फोर्स ग्लास और वाटर में ज्यादा होता है। ठीक, एक और कहीं कहीं बुक में दिखाते हैं फोर्स, उसमें इसका वेट होता है, यहां पर वेट को निगलेक्ट कर दिया गया है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जो सरफेस होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी बाउंड्री है, तो जो लिक्विड होगा वो पूरे लेवल में भरा होगा, फोर्स 3D में चारों तरफ लग रहा होगा। हम प्लेन पर डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर जो लिक्विड का पार्टिकल्स होगा उसमें फोर्स इधर भी होगा, इधर भी, नीचे भी, चारों तरफ होगा। ठीक, उनका नेट रिजल्टेंट ये यहाँ पर एक्ट करेगा। नेचुरल है कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा मॉलिक्यूल्स में, वो फोर्स ऐसे भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, ऐसे भी है, ये है, इन सबका नेट रिजल्टेंट ऐसे एक्ट करेगा, इसलिए Fc लिखा गया। Fc को लिख देना कोहेसिव फोर्स, और Fa अधेसिव फोर्स। अगर हम अधेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा कि अगर हम इनका पैरेललोग्राम बनाते हैं तो नेट फोर्स रिजल्टेंट इधर आएगा, ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स इसको इधर को खींचेगा, ऊपर की तरफ को, इसलिए इसका जो नेट इफेक्ट होता है, ये ग्लास प्लेट है, ये वाला यही डायग्राम है, इसका नेट इफेक्ट इस तरह से हो जाएगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर को उठ जाएंगे। और यहां पर आगे पढ़ाएंगे, अगर इसमें टेंजेंट डालें तो इसे एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। थीटा जो है वो नोट कर देना, एंगल ऑफ कांटेक्ट, और आगे भी फिर लिखाएंगे। ठीक, तो इस तरह की शेप हो जाती है, इसमें अधेसिव फोर्स ज्यादा होता है। तो नोट करें, शेप ऑफ मेनिस्कस, मेनिस्कस सरफेस है, लिखिए द रिजल्टेंट ऑफ कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स, the resultant of cohesive and adhesive force decide the shape of liquid surface near the walls, नियर द वॉल्स, जो वॉल होती है उसके नियर। दूसरी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये जो मेनिस्कस का जो सरफेस बनता है, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इसके ठीक 90 डिग्री पर होगा। ये टेंजेंट अगर डालें तो ये 90 होगा, वो इसलिए 90 पर होगा कि इसका कोई कंपोनेंट सरफेस के अलोंग नहीं लगेगा, अदरवाइज मोशन होने लगेगा, यानी कि नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। ठीक, हमने नोट कराया है रिजल्टेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। Fa लिख देना अधेसिव फोर्स, Fc कोहेसिव फोर्स, और वेट लिख दो निगलेक्टेड। ठीक, इस कंडीशन में ये सॉलिड सरफेस है, ये एंगल हमने आपको नोट करा दिया है, और इस केस में जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, आपको डायग्राम से भी क्लियर हो रहा होगा। ठीक, कॉनकेव शेप है, नीचे लिख दें कॉनकेव शेप, और ऐसी कंडीशन में जो लिक्विड है वो सरफेस को वेट करेगा, यानी गीला कर देगा,
वेट्स, वो नोट कर दें। कॉनकेव शेप एंड लिक्विड वेट्स द सरफेस। अब दूसरी कंडीशन है, मान लीजिए हमने एक ग्लास प्लेट ली, ठीक, ये भी वही ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट, और इसमें यहां पर मरकरी रख दिया। तो मरकरी में क्या होता है, मरकरी रख दिया, मरकरी में जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है और अधेसिव फोर्स कम होते हैं, इसलिए इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ एक्ट करेगा, अंदर की तरफ जाएगा, यानी कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। इसका नेट रिजल्टेंट ये होगा कि जो ग्लास प्लेट है उसमें जब मरकरी रखेंगे तो शेप इस टाइप की होगी, यहां पर ये मरकरी है, ठीक, ये इसका नेट रिजल्टेंट है। इस पर अगर टेंजेंट डालेंगे तो थीटा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है और ये एंगल थीटा यहां पर ग्रेटर देन 90 होता है, ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में एफ सी ग्रेटर देन एफ ए, और यहां भी लिख देना इस कंडीशन में क्या है, एफ ए ग्रेटर देन एफ सी है, इसमें अधेसिव फोर्स ज्यादा है, ठीक। इस कंडीशन में ये सरफेस को गीला नहीं करेगा, यानी वेट नहीं करेगा। तो सेकंड कंडीशन का डायग्राम बना लें और उसमें लिख दें शेप कैसी है, कॉन्वेक्स, ऊपर से देखने पर कॉन्वेक्स शेप इन लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस, सरफेस को जो है इस कंडीशन में वो वेट नहीं करेगा। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है उसमें कहीं कहीं पर किसी बुक में सॉलिड एंगल भी लिख देते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट, यही जो थीटा आपने लिखा था यही एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। देखिए ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये लिक्विड का जो सरफेस होता है उससे और जो सॉलिड सरफेस है उसकी बाउंड्री उसके बीच में बनता है, एयर की तरफ का नहीं लेते हैं, जो सॉलिड बाउंड्री है उसकी तरफ का लेते हैं। डायग्राम ठीक से नोट करना। नेक्स्ट लिखें आप एंगल ऑफ कांटेक्ट और डिफिनीशन नोट करें। लिखिए एंगल बिटवीन द सॉलिड सरफेस, अभी डायग्राम बनाया आप उससे मिला सकते हैं। एंगल बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट प्लेन to the liquid surface measured through the liquid is known as angle of contact. Measured through the liquid is known as angle of contact for that pair of solid and liquid. For that pair of solid and liquid, angle of contact for, next पैरा में लिखना, angle of contact for pure water and clean glass is 0 degree. Angle of contact for pure water and clean glass is 0 degree. For ordinary water and glass it is about 8 degree. Nearly है, ordinary water and glass it is about 8 degree. For mercury and glass it is about 130 degree. अभी बताया था थीटा ग्रेटर देन 90 है, it is about 130 degree. Its value lies between 0 degree and 180 degree. Its value lies between 0 degree and 180 degree. नेक्स्ट नोट करें फॉर वाटर एंड सिल्वर इट इज 90 डिग्री। वाटर और सिल्वर के लिए ये 90 डिग्री है, यानी कि बिल्कुल प्लेन रहता है। वाटर एंड सिल्वर इट इज 90 डिग्री। दूसरी बात, हमने अभी डायग्राम बनाया है, उसको आप यहाँ पर पेपर में आता है तो फिर यहाँ बना लें। ये ग्लास प्लेट है और ये वाटर है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा। ये यहाँ पर लिख दें ग्लास प्लेट और ये यहाँ लिख दें वाटर। इसी तरह से फिर इसको लिखें ग्लास प्लेट और इसको लिखें मरकरी। यहाँ पर मरकरी है, ये थीटा क्लियर है, ग्रेटर देन 90 है और यहाँ पर थीटा लेस देन 90 है। इसको भी लिख देना यहाँ पर ग्लास प्लेट। ठीक, तो एंगल डायग्राम जरूर बनाएं। इसके बाद नीचे नोट करें वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स, नंबर 1 लिखें अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड।
and solid in contact, upon the nature of liquid and solid in contact. Second point, depends upon the medium which exists above the free surface of liquid. Depends upon the medium which exists above the free surface of liquid. लिक्विड के ऊपर कौन सा मीडियम है. थर्ड पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सॉलिड टू लिक्विड सरफेस. यानी कि जो सरफेस है अगर वो इंक्लाइंड है उससे इसका कुछ मतलब नहीं है. जैसे ऐसे तिरछा कर दिया तो उससे यहाँ कोई लेना देना नहीं है, उससे इंडिपेंडेंट है. ठीक, एंगल ऑफ कांटेक्ट उतना ही बनेगा, इंक्लाइंड करने से कुछ नहीं होगा. ठीक, इट इज फिक्स्ड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड सराउंडिंग मीडियम. इट इज फिक्स्ड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड सराउंडिंग मीडियम. एक पॉइंट और नोट करें, एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेस. एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड. एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड. ये सभी पॉइंट्स जो हैं आप लर्न रखना. एंगल ऑफ कांटेक्ट. ठीक, इसके बाद आप हेडिंग डालें एक्सिस प्रेशर. एक्सिस प्रेशर और ब्रैकेट में लिखें प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए कर्व्ड लिक्विड सरफेस. प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए कर्व्ड लिक्विड सरफेस. उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखें. पहला पॉइंट लिखे, इफ लिक्विड सरफेस इज प्लेन. इफ लिक्विड सरफेस इज प्लेन. इफ लिक्विड सरफेस इज प्लेन. नोट किया होगा, लिक्विड सरफेस इज प्लेन. देखिए, अगर कोई लिक्विड का सरफेस जो है वो बिल्कुल प्लेन है तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होगा उसमें दोनों तरफ जो टेंशन फोर्स लग रही है वो इक्वल और अपोजिट होगी. नेट सरफेस टेंशन का फोर्स, सरफेस टेंशन का फोर्स है टी, ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. ठीक, दोनों कैसे होंगे, लेवल में होंगे. उस समय लिखिए मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वली अट्रैक्टेड. पहला आपने हेडिंग डाली होगी इफ लिक्विड सरफेस इज प्लेन. उसमें डायग्राम बनाएं और फिर नोट करें. मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वली अट्रैक्टेड ऑन ऑल द साइड्स. सरफेस टेंशन विल बी एक्टिंग टेंजेंशियली इन अपोजिट डायरेक्शन. टेंजेंशियली इन अपोजिट डायरेक्शन. नो रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग. नो रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग. So the pressure on the liquid side is equal to the pressure on the vapor side. जो ऊपर वेपर बनेगी उधर प्रेशर और अंदर प्रेशर, दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होगा क्योंकि ये बैलेंस में है. यानी जो ऊपर प्रेशर डाल रहा है P1 और जो अंदर को प्रेशर P2 होगा, ये दोनों इक्वल होंगे. यहाँ पर कोई एक्सेस प्रेशर नहीं होगा. ठीक, अब हम शेप लेंगे सेकंड केस. ये सेकंड थर्ड एक ही में बनाएंगे. अब हेडिंग डालें इफ द लिक्विड सरफेस इज कर्व्ड. इफ द लिक्विड सरफेस इज कर्व्ड. अगर लिक्विड का सरफेस कर्व में है, देखिए जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है उसमें एक तरफ फोर्स टेंशन ऐसे लगेगा क्योंकि सरफेस टेंशन का फोर्स वाटर के सरफेस के टेंजेंशियली लगता है. इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होगा और वर्टिकल कंपोनेंट नेट अंदर की तरफ को लगेगा. अगर ये थीटा ले लेंगे और ये थीटा ले लेंगे तो ये फोर्स कितना होगा, 2t साइन थीटा. ये नेट फोर्स अंदर को लगेगा. नेचुरल है कि इसको बैलेंस करने के लिए अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए. ठीक, तो इसमें बाहर के प्रेशर से अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए. तो यहाँ पर जो प्रेशर इनसाइड है और जो बाहर से प्रेशर आउटसाइड लग रहा है वो ये वाला प्रेशर इनसाइड वाला वो ग्रेटर देन होगा आउटसाइड से. कुल मिलाकर इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जो कॉनकेव साइड होती है, ये कॉनकेव है इधर से, उस तरफ प्रेशर ज्यादा होता है. जो ये प्रेशर का डिफरेंस है Pi माइनस PO, डेल्टा P से लिख दिया, इसी को हम एक्सिस प्रेशर बोलते हैं. एक्सिस प्रेशर.
ठीक, अब आप नोट कर लें, लिखिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन कैंसिल, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन कैंसिल ईच अदर, बट वर्टिकल कंपोनेंट एड अप, यानी कि ऐड होते चले गए। सो रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टेड इनवर्ड, सो रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टेड इनवर्ड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस, ये ऊपर से सरफेस कॉन्वेक्स है, इसमें रिजल्टेंट फोर्स इनवर्ड लगेगा। ठीक, हमने नोट कराया हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन कैंसिल ईच अदर बट वर्टिकल कंपोनेंट एड अप, सो द रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टेड इनवर्ड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस। नेक्स्ट पैरा में लिखें, सो देयर मस्ट बी एन एक्सिस ऑफ प्रेशर ऑन द टू ऑन इट्स कॉनकेव साइड, सो देयर मस्ट बी एन एक्सिस ऑफ प्रेशर ऑन इट्स कॉनकेव साइड। ठीक इसी तरह से ध्यान रखना, अगर कोई मेनिस्कस ऐसे बनता है तो इसमें सरफेस टेंशन का फोर्स टेंजेंशियली ये लगेगा, इसमें यहाँ पर इस तरफ कॉनकेव है, इधर कॉन्वेक्स है, तो इस तरफ जो प्रेशर होगा वो जो बाहर को नेट फोर्स अंदर को लगेगा, ये रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, ये वही 2t sin थीटा, इसमें जो नेट प्रेशर होगा पी वो बाहर की तरफ लगेगा, यहाँ पीओ होगा, यानी कि पी ग्रेटर देन पीओ होगा। कुल मिलाकर कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है। नोट कर दें, सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, देखिए हेंस फॉर द कर्ड सरफेस ऑफ लिक्विड, हेंस फॉर द कर्ड सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड ऑफ लिक्विड, pressure on concave side of liquid will be greater than pressure on its convex side। ठीक, pressure on concave side of liquid is greater than pressure on convex side, इसी को हम एक्सिस प्रेशर कहते हैं, जो प्रेशर कॉनकेव साइड में ज्यादा होता है। अब आप हेडिंग डालें, एक्सिस प्रेशर इनसाइड a liquid drop, excess pressure inside a liquid drop, जो लिक्विड के ड्रॉप हैं या बबल हैं उनमें जो प्रेशर होता है वो इनसाइड ज्यादा होता है। उसका कैलकुलेशन करेंगे, छोटा सा कैलकुलेशन है, और ध्यान रखना 11th के पेपर में ये जो डेरिवेशन है वो जनरली आता है, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। तो एक लिक्विड का ड्रॉप बनाएं, लिखिए हेडिंग डालें, एक्सिस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। ये हमने एक लिक्विड का ड्रॉप बनाया। ठीक, इस लिक्विड ड्रॉप में जो रेडियस है वो कैपिटल आर ले ली है। ठीक, नेचुरल है कि अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर की तरफ को लगेगा, अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर की तरफ को प्रेशर डालेगा, इसे पी ले लिया, और जो बाहर से प्रेशर पड़ रहा है वो पीओ ले लिया है, पी और पीओ। ठीक है, तो इनसाइड जो प्रेशर है वो ज्यादा है। हमने जो बाहर वाला प्रेशर था ये लग रहा था पीओ, पीओ जो है अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, अभी आपने देखा था कॉनकेव साइड में पीओ को पी ले लिया है और पीआई को पी प्लस डेल्टा पी ले लिया। ये डेल्टा पी ही एक्सिस प्रेशर है जो इनसाइड ज्यादा होगा। ठीक, इनसाइड प्रेशर की वजह से अगर हम इसको लूज करते हैं तो इसका रेडियस इंक्रीज होगा, क्योंकि अंदर से बाहर को प्रेशर पड़ रहा है। डेरिवेशन ऐसे ही किए जाते हैं। रेडियस जो इंक्रीज हुआ है, जो अब जो रेडियस इस समय है वो आर प्लस डेल्टा आर ले लिया है, यानी डेल्टा आर रेडियस इंक्रीज हो गया। इसी से वर्क डन निकालेंगे। अब आप नीचे लिखें उसके, लेट अस कंसीडर ए लिक्विड ड्रॉप, लेट अस कंसीडर ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर लिखना, ऑफ ए लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन टी। Let us consider a liquid drop of radius r of a liquid of surface tension T. The molecules of the liquid in the surface of the drop experience a resultant force. Molecules of the liquid in the surface of the drop
experience a resultant force due to surface tension acting normally inward। अभी देखा था सरफेस टेंशन के लिए टेंजेंट डाला था और फोर्स इनवर्ड लग रहा था। acting normally inward, therefore pressure inside the drop must be greater than pressure outside it। The excess pressure inside the drop produces a force acting outward। जो अंदर एक्सेस प्रेशर लग रहा है वो बाहर की तरफ को फोर्स डालेगा, क्योंकि प्रेशर में जब एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप प्रोड्यूसेस ए फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड विच बैलेंस द सरफेस टेंशन फोर्स एंड कीप्स द ड्रॉप इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पैरा में लिखें, लेट P बी द प्रेशर आउटसाइड एंड P प्लस डेल्टा P इनसाइड। हमने नोट कर दिया बोर्ड में, P डेल्टा P इज द एक्सिस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। दिस एक्सिस प्रेशर पुश द surface of drop normally outward through the small distance delta r, where delta r is so small that pressure inside the drop remains unchanged। ऐसा नहीं कि उसका रेडियस बढ़ गया तो अंदर का प्रेशर चेंज हो जाएगा, डेल्टा आर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। where delta r is so small that pressure inside the drop remains unchanged, the mechanical work done by the excess pressure is। तो वर्क डन क्या होता है, लिखिए मैकेनिकल वर्क डन बाय द एक्सिस प्रेशर। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर कितना है, एक्सिस प्रेशर डेल्टा पी है, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। डेल्टा पी एक्सिस प्रेशर, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया और उसमें डेल्टा आर को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वर्क डन आ गया। अब लिखिए इंक्रीज इन सरफेस एरिया। कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया डेल्टा ए। एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, उसमें अंदर का एरिया माइनस कर दें, बाहर का एरिया निकालें टोटल और अंदर का एरिया माइनस कर दें तो इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा। 4 पाई हमने कॉमन ले लिया है, आर स्क्वायर डेल्टा आर स्क्वायर ट्वाइस आर डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, और ये टर्म निगलेक्ट कर देंगे, क्यों, स्मॉल आर बहुत ही, डेल्टा आर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो कितना आया 8 पाई आर डेल्टा आर, ये 4 और ये 2 आर डेल्टा आर, इतना आपका जो है वो चेंज इन एरिया आ गया। 8 पाई आर डेल्टा आर, इसमें लिख दीजिए निगलेक्टिंग द टर्म डेल्टा आर स्क्वायर, यहां ब्रैकेट में लिख दें आगे निगलेक्टिंग द टर्म डेल्टा आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन में लिखें इंक्रीज इन फ्री सरफेस एनर्जी, इंक्रीज इन फ्री सरफेस एनर्जी। कितनी एनर्जी इंक्रीज होती है, लिखिए एनर्जी का फार्मूला कल आपने पढ़ा था, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन था वर्क डन अपॉन एरिया, इसलिए जो इंक्रीज होगी सरफेस एनर्जी वो आप एरिया मल्टीप्लाई कर दें सरफेस टेंशन में तो निकल आएगा। तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन का फोर्स इनटू एरिया 8 पाई आर डेल्टा आर, ठीक। और इन दोनों को इक्वल कर दें। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ बुक्स में सरफेस टेंशन को सीधे वर्क डन अपॉन डेल्टा ए फार्मूला लगा दिया है, हमने यहाँ पर इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी निकाला और ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 इनको दोनों को इक्वल कर दीजिए, ठीक है, या फार्मूला लगा दें, एक ही बात है। तो कितना आया T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा पी एक्सिस प्रेशर है, यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, यहाँ से ये डेल्टा आर कैंसिल, एक आर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल कर दीजिए, तो एक्सिस प्रेशर डेल्टा पी इज इक्वल टू 2T बाई आर आ रहा है। यहाँ पर नोट कर दें नीचे एक्सिस प्रेशर डेल्टा पी इज इक्वल टू 2T बाई आर।
इसका मतलब है कि जो ड्रॉप होते हैं उनके अंदर जो प्रेशर होता है वो 2T/R अंदर ज्यादा होता है और उसी प्रेशर को हम एक्सिस प्रेशर बोला करते हैं। ठीक, तो समझ गए होंगे। या तो आप वर्क डन और एरिया निकाल कर सरफेस टेंशन का फार्मूला लगा दें सीधे, वर्क डन अपॉन एरिया, तब भी आ जाएगा, या टोटल सरफेस एनर्जी निकाल कर और वर्क डन के इक्वल कर दें। तो कुल मिलाकर जब एक तरफ एयर हो एक तरफ वाटर हो तो जो प्रेशर अंदर होता है ज्यादा, एक्सिस प्रेशर ड्रॉप के अंदर वो 2T/R ज्यादा होता है। बिल्कुल इसी तरह से ध्यान रखना कि अगर वाटर के अंदर बबल हो उसमें भी इतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, लिखें एक्सिस प्रेशर इनसाइड एयर बबल इन ए लिक्विड। एक्सिस प्रेशर इनसाइड एयर बबल इन ए लिक्विड। एक्सिस प्रेशर इनसाइड एयर बबल इन ए लिक्विड। ये किसी लिक्विड कंटेनर के अंदर, इसको सेम ड्राइव नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड से। ये वाटर है या कोई और भी लिक्विड हो सकता है और ये एयर बबल है, ये एयर बबल है। ठीक, इसमें भी सेम वही आर ये डेल्टा आर ये बिल्कुल डेरिवेशन करेंगे एक तरह से। तो इसमें भी जो अंदर एक्सिस प्रेशर होता है डेल्टा पी वो 2T/R होगा, जहां पर कैपिटल आर उसकी रेडियस है और जो टी है वो सरफेस टेंशन है। ठीक है ना, तो सेम केस है, सेम वे से करेंगे। ठीक, इसको खाली आप डायरेक्ट फार्मूला लिख लें और अगर डेरिवेशन आता भी है तो सेम मेथड से करेंगे। अब आप इसके बाद हेडिंग डालें एक्सिस प्रेशर इनसाइड, एक्सिस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। देखिए सोप बबल में का डेरिवेशन और ड्रॉप का डेरिवेशन बिल्कुल एक जैसा है, केवल फर्क ये है कि उसमें जो हम एरिया लेते हैं उसको डबल कर देते हैं, इसीलिए उसमें जो प्रेशर आता है वो 4T/R आता है। इसमें कितना आया था, ध्यान दें, 2T/R। अगर हम बबल ले लेंगे तो उसमें जो प्रेशर आएगा वो 4T/R आएगा। ठीक, तो हेडिंग डालें एक्सिस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। ठीक, बस वहां ड्रॉप लिखा जाएगा और यहां पर बबल। थ्योरी एक जैसी है। ये हमने डायग्राम बनाया, इसकी रेडियस R है और ये डेल्टा R इंक्रीज हो गई। ठीक, यहां से यहां तक डेल्टा R। अंदर जो प्रेशर है वो P प्लस डेल्टा P है, आउटसाइड लगेगा। बाहर जो प्रेशर है वो P है, यानी आउटसाइड प्रेशर P है, इनसाइड प्रेशर P प्लस डेल्टा P है और जो डेल्टा P है वो एक्सिस प्रेशर है, एक्सिस प्रेशर। डेरिवेशन का मेथड बिल्कुल सेम। ओके, नीचे नोट करें, थ्योरी आप बनाकर अब लिखेंगे, जैसे हमने वहां थ्योरी लिखी है उसी तरह से वही थ्योरी यहां पर नोट करेंगे। ठीक, लिखिए वर्क डन बाई एक्सिस प्रेशर, हम केवल मैथमेटिकल वर्क कर रहे हैं। लिखिए वर्क डन बाई एक्सिस प्रेशर। तो वर्क डन क्या था, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया 4πr², डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R। ठीक, ये वर्क डन आ गया। अब चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया मतलब डेल्टा ए। ऊपर हेडिंग डालें, इसके बाद लिखें सोप बबल हैज 2 लिक्विड सरफेस। ये नोट कर देना पेपरों में जरूर। सोप बबल हैज 2 लिक्विड सरफेस इन कांटेक्ट विद एयर। सोप बबल हैज 2 लिक्विड सरफेस इन कांटेक्ट विद एयर, one inside the bubble and other outside the bubble, one inside the bubble and other outside the bubble. Hence total increase in its surface area, hence total increase in its surface area। तो जो एरिया आपने पहले निकाला है उसको डबल कर दें, 4πr प्लस डेल्टा R का होल स्क्वायर माइनस 4πr²। अभी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, डेल्टा R² को निगलेक्ट कर देना, ये 16πr डेल्टा R आ जाएगा, 16πr और डेल्टा R। ये बन गया आपका चेंज इन एरिया। ओके, आप बाय डेफिनेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नीचे लिखिए इंक्रीज इन फ्री सरफेस एनर्जी, इंक्रीज इन फ्री सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू increase in surface area
इंटू सरफेस टेंशन। इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यानी कि डेल्टा ए इंटू सरफेस टेंशन। ठीक, तो ये हो जाएगा 16 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी। इसको डाले इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, और बाई डिफिनीशन लिख देना 1 इज इक्वल टू 2 करें तो जो एक्सिस प्रेशर है आपका वो 4T बाई आर आएगा। उसमें 2T बाई एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी तरह से देख लेना कि क्वेश्चन में उन्होंने 2T मतलब ड्रॉप लिखा है या उन्होंने इसमें बबल लिखा है। इसको बहुत अच्छी तरह से आप सर्व करके और तब इसको जो है आप वहाँ पर नोट करना। तो आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर ध्यान दें, जो प्रेशर होता है आपका वो किस पर डिपेंड करता है। आपका जो एक्सिस प्रेशर का फार्मूला है वो 4T बाई आर आया है। डेल्टा पी इज इक्वल टू 4T बाई आर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, यानी कि रेडियस छोटा होगा तो एक्सिस प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि जो ड्रॉप है वो जितना छोटा होगा उसमें अंदर का जो प्रेशर है वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना। उसको रोकने के लिए उसमें सरफेस टेंशन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। ठीक, क्योंकि जो अंदर का प्रेशर है वो आप जो डेरिवेशन कर रहे हैं ना वो प्रेशर का कर रहे हैं। ठीक, आपको मालूम है कि उससे आप एरिया मल्टीप्लाई करके नेट फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये एक तरह से यहाँ पर 3 फार्मूलों का यूज है। एक फार्मूला आप जब लगाएंगे तो जो एक्सिस प्रेशर का कैलकुलेशन करते हैं वो आप ड्रॉप के अंदर है, दूसरा वाटर के अंदर एयर बबल, ठीक, और तीसरा बबल के लिए है। तो जनरली ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर जब वो एयर बबल लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि वाटर के अंदर वो बबल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इन जनरल जो आप यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, तो ओके स्टूडेंट्स, हमने आज आपको एक्सिस प्रेशर का दोनों डेरिवेशन, इसके साथ ही सरफेस टेंशन किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है वो, और सरफेस टेंशन के हमने कई जो है वो आपको कि एग्जाम्पल भी आपको बता दिए हैं। ठीक है ना, तो फार्मूलों को और उनको ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।